बाबू मुझे जोरदार के आज मेरे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आपको कुछ गलतियां होती है जब हम नया घर लेते हैं। तो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए। तो इसके अंदर मैं एक फिल आउट इन्फॉर्मेशन दूंगा, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट। और इसमें से जो जो पॉइंट आपको रेलिवेंट लगता है वो या तो आप लिख के रखिए या तो फिर आप समझ लीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। मैंने खुद एक घर खरीदा था, मैं खुद अभी पर्सनली घर में रहता हूँ। तो ये तो हमारा फर्स्ट घर है। जो मैंने एक सेकंड घर खरीदा था, खरीद के काफ़ी साल रख के उसको मैंने अभी बेच भी दिया, प्रॉफिट में बेचा, सब हुआ है। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई नो दी एक्सपीरियंस हाउ इट गोज थ्रू। तो एक अच्छा खासा डिटेल्ड आइडिया है। तो वही मैं आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करूंगा कि क्या चीज़ आपको करनी चाहिए। सबसे पहले, जब भी आप घर खरीद रहे हैं, अगर आप उसके अंदर मूव इन हो रहे हैं, यानी कि आप अपना प्रीवियस घर बेच के फिर उसके अंदर थोड़े पैसे का लोन वगैरह लेके आप नया घर में शिफ्ट हो रहे हैं, जो 80% लोग करते हैं, ऐसे टाइम पे आपको सबसे पहले घर में आते ही इंटीरियर नहीं कर देना है। कि आप घर में आए उसके पहले ही आपने 1 महीने का घर में बहुत बड़ा काम किया, ये इंटीरियर कर दिया, ये वॉल बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फर्नीचर सब ला दिया। ठीक है, ये आपको कभी नहीं करना है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई नया घर लेते हो, फिर चाहे वो नए बिल्डिंग में लो, 4-5 साल पुराने बिल्डिंग में लो, किसी अंडर कंस्ट्रक्शन के बाद नए नए कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में लो, या कहीं भी लो, जब भी आप नया घर खरीदते हो ना, आपको सबसे पहले उसको 1 साल देना है। अभी क्यों देना है? क्योंकि 1 साल में ना बहुत चीज़ें आप समझोगे। सबसे पहले आप अपने नेबर्स को समझोगे कि आपके आजू बाजू में कौन रहता है, वो किस तरह का है, क्या टाइप का है, आपका उनके साथ जम रहा है नहीं जम रहा है, क्या है। सेकेंड, आप अपने लोकेलिटी को समझोगे, अपने बिल्डिंग के एम्यूनिटीज़ को और बिल्डिंग को समझोगे कि भाई सोसाइटी किस तरह का है, सेक्रेटरी कैसा है, ठीक है, क्या बॉन्ड हो सकता है, मेरे आजू बाजू में जो एम्यूनिटीज़ है वो क्या है, नीचे फैसिलिटीज़ किस तरह की है। ये सारी चीज़ों को आपको समझना है। सेकंड, आप जब एक घर में अगर आप इन जनरल देखोगे ना, तो 1 साल के अंदर ना आपको बहुत जगह दिखेंगे कि कहीं पे क्रैक आ रहा है, कहीं पे वाटर लीकेज हो रहा है, कहीं पे पापड़ी बन रहा है वॉल में, ठीक है, कहीं पे सीलिंग में थोड़ा पापड़ी बन रहा है, कहीं पे यहाँ पे एक प्लास्टर का प्रॉब्लम है, कहीं यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे मोस्टली पानी और प्लास्टर का ही ज़्यादा इशू रहता है। फ्लोर में क्रैक है या नहीं है, फ्लोर किस तरह का है, आप क्या उसके साथ में रह सकते थे या नहीं रह सकते थे। तो यू विल हैव अ लिस्ट ऑफ पॉइंट्स कि भाई ये चीज़ें मुझे लगती है कि चेंज करनी चाहिए। सॉरी, कि ये चीज़ें हैं जो मुझे चेंज करनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे शायद चल जाएगा मेरे नए प्रोजेक्ट के साथ। तो इसमें क्या होता है ना, जब आप उस घर में 3 महीना 4 महीना रहते हो, 1 साल तक मैं बोल रहा हूँ रहते हो, इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है? आप उस घर में रह के समझते हो कि भाई आपको एक्चुअली क्या चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि आपको पता चलता है कि आपका यूसेज क्या है, कौन से रूम में आप कौन सी चीज़ यूज़ कर रहे हो, कौन सी चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे हो। इसके बारे में आपको डिटेल में आइडिया लग जाता है। दूसरा, आपको ये समझ में आता है, जैसे मेरा पर्सनली ये मेरा बेडरूम है, तो इसमें मेरे मम्मी डैडी रहते हैं और मैं दूसरे रूम में रहता हूँ। लेकिन मेरे पास एक छोटा बालकनी है जिसको मैंने अपने ऑफिस की तरह बना के रखा है, बट वहाँ पे कपड़े भी सूखते हैं। तो इसको 2 in 1 बना के रखा है। तो अभी उसके लिए मेरे को फिर कितना स्पेस देना चाहिए, क्या देना चाहिए, इसको समझने के लिए मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। और वो कैसे समझेंगे? आप एक्सपीरियंस करते करते रोज़ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही घर में होता है। अगर आपके बच्चे हैं तो आप देखोगे कि भाई कौन सा पार्ट है जो नोटिस कर सकते हैं। अभी 1 साल रुकने का बेनिफिट यही है, प्लास्टरिंग समझ में आ गया, लीकेज समझ में आ गया, क्या चेंजेस करना है समझ में आ गया। अभी आप इसको सही तरह से कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, अगर आप नए पुराने घर से आप नए घर में शिफ्ट हो रहे हो, तो आपके पास जाहिर सी बात है आपके पास बहुत सारा सामान होगा। यही वो टाइम है, इट्स द वेड। जितने भी पुराने टूटे फूटे या नहीं यूज़ करने वाले सामान है ना, इसको फेंकने का टाइम आ गया है। ठीक है ना, दादा दादी का टेंशन लेना ना, मॉम डैड अगर आप खुद हो तो प्लीज़ आप समझिए। देखिए, मिनिमलिस्ट आपको होना पड़ेगा एक पॉइंट के बाद। या आप एक मेरे जैसे एक मिलेनियल हो तो आपको तो पता ही है कि यू नो द ड्रिल कि भाई पुराना सामान फेंकना ही फेंकना है। देखो, पहले के टाइम पे एक कैलकुलेटर लगता था, ठीक है, एक कैलेंडर लगता था बड़ा, फिर इतने सारे प्रिंट आउट पेपर्स एंड सब कुछ लगते थे। आज इतना सारा सामान की ज़रूरत पड़ती है क्या? ये सारा एक लैपटॉप में या एक मोबाइल में ही हो जाता है। थोड़ी बहुत चीज़ें चलो बेकार में पड़ सकती है, कभी यूज़ लग सकता है, बट ऑन ऑन इन जनरल अगर आप देखोगे तो नहीं लगता। आप 10 पेन का सेट रखते हो क्या कि एक ही पेन में आपका काम हो जाता है? तो ये एक चीज़ है ना, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत एक्सपेंसिव है या उसका कोई क्लोज रिलेशन है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आपको इन जनरल बहुत सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरत की नहीं होती। जैसे पुराना पड़ा पड़ा कबाड़ होता है, ये हमारे हर घर में होता है। उसको निकाल देने के लिए ये परफेक्ट टाइम होता है आपके पास। और क्या है ना, ऐसे दो मौके आएंगे। पहले जब आप नए घर में शिफ्ट हो रहे हो पुराने घर से,
और दूसरा, जब भी आप नए घर का काम चालू करोगे 1 साल के बाद में, आपको जब पता चलेगा, तो अभी भी आपका सामान बहुत फेंकने का चांस है। तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। सामान को मिनिमलिस्ट करते रहो ताकि नया सामान आते रहे। लक्ष्मी भी खुश होती है घर की, क्योंकि नया सामान आता है तो इन जनरल आपके पास ज़्यादा बरकत होती है। हमारे हिंदू धर्म में तो इसको यही बोलते हैं ना, कि जैसे जैसे नया नया चीज़ आते रहेगा वैसे वैसे घर में जो है प्रोग्रेस भी एंट्री करता है। ये एक है प्रोग्रेस। से मेरा फोर्थ पॉइंट ये है, आप जब भी नए घर में जाते हो हमेशा आपको ये चीज़ नोटिस करना है कि आपका वास्तु कैसा है घर का। इसको आप अच्छे से चेक कीजिए, ईस्ट वेस्ट सही तरह से है कि नहीं है, नॉर्थ साउथ का क्या सीन है, लाइट कितना आपके घर में आ रहा है, इसको आपको नोटिस करना है। जैसे ही आप ये सब आपके 1 साल के पीरियड में ही बता रहा हूँ मैं, ये बहुत लोग गलतियाँ करते हैं, ये सब चीज़ें ना ऑब्जर्व नहीं करते। आपको पहले तो एक जब आप सत्यनारायण की पूजा करते हो, घर की ओपनिंग की पूजा करते हो, मैं तो आपको पर्सनली रेकमेंड करूँगा हर साल आपको सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। बहुत इसका इम्पैक्ट आता है इन अ पॉजिटिव वे। आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करोगे अपने घर में रहना, अपने घर को, एनवायरनमेंट को आप मतलब आराम से। इट्स वेरी सूदिंग, इट्स वेरी नाइस। आई विल पर्सनली रेकमेंड कि आपको करना चाहिए। एक अच्छा खासा आपको ना भगवान के लिए जो एक स्पेस भी बनाइए, अच्छा स्पेस बनाइए। मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, एकदम छोटा सा किचन में रख देते हैं या कहीं पे भी एक मतलब एक लटका के छोटा रख देते। थोड़ा अच्छा सिस्टमैटिक, ऐसा नहीं बोल रहा कि मतलब पूरा एक वॉल दे दो या पूरा घर दे दो, एक रूम दे दो, ऐसा नहीं, बट इतनी अच्छे से रखिए कि आपको खुद को भी वो ब्लेसिंग लगे। मोस्टली मुझे ऐसा लगता है ना कि पूरे घर में, यूजुअली रेक्टेंगल घर होते हैं, आजकल थोड़े बहुत जो सीक्वेंसिंग है वो एल शेप के भी होने लगे। यानी कि आप एंट्री करते हो तब किचन दिखता है, बाद में पूरा रूम चालू होता है। ऐसे पॉइंट पे रखना चाहिए आपको भगवान जहाँ पे सब लोग को देता है। यूजुअली लिविंग रूम इज़ द स्पेस वेयर भगवान का भी एक जगह होता है, बट इसको आपको अच्छी तरह से करना है, इसलिए मैं इसको एक एज अ पॉइंट बता रहा हूँ। नेक्स्ट चीज़ कि भाई आप अपने घर में ना आइडेंटिफाई कीजिए कौन से ऐसे स्पेसेस है जहाँ पे लाइट नहीं आता, यानी कि वो डार्क एरिया है। जैसे आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी वो फैन का रिफ्लेक्शन आ रहा है तो वो पूरा शेडो आ रहा है, बट मैं जैसे ही वो लाइट चालू करूँगा पूरा ये गायब हो जाएगा। तो ये आपको ना एक सिमेट्रिकल लाइटिंग देगा। तो लाइटिंग आपको अच्छे से समझना है। यूजुअली लाइटिंग किस तरह करना चाहिए, अगर देखो फिल्म मेकिंग के हिसाब से बताऊँ तो वैसे ही आप घर पे भी अप्लाई कर सकते हो। आपके पास हमेशा एक मेन लाइट होना चाहिए जो हमारे पास सीलिंग पे है। यूजुअली सीलिंग में ना ट्यूबलाइट्स मत लो, एक सीलिंग लाइट ले लो, वो ज़्यादा आपको बेटर लुक देगा घर में, बहुत ज़्यादा एनहांस लुक देगा। फिर आपके पास एक लैंप होना चाहिए जिसको हम लोग फिल लाइट भी बोलते हैं, कि एक लैंप रखो, मिड साइज में रखो, थोड़ा हाइट मतलब ह्यूमन हाइट में रखो, या थोड़ा 1-2 फीट कम भी रखोगे तो भी अच्छा लगेगा। एंड लास्ट में ना जो बहुत सही है, देखो आप नॉर्मली देखोगे लोगों को ना, वो लोग सीलिंग में बहुत खर्चा करते हैं, ठीक है, कि फॉल सीलिंग बना देंगे, फिर उसके बाद में सब एलईडी स्ट्रिप्स वगैरह घुमाएंगे एंड ऑल दैट, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, फॉल सीलिंग इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ 5 to 6 years। उसके बाद में उसकी प्रॉब्लम्स निकलने लगते हैं, बहुत सारा कचरा भरता है, एंड आपको कभी पता नहीं चलेगा कि सीलिंग में क्या प्रॉब्लम निकल रहा है। फॉल सीलिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड, मैं तो कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करता। उसका बहुत ज़्यादा अच्छा अल्टरनेटिव है, आप गुड लाइट्स लगाओ। आप सब लाइट सीलिंग पे मत लगाओ, मिडल में भी लगाओ, और थोड़ा सा ना, अभी जैसे मेरा बेड है तो ये मेरे नी लेंथ पे है, ठीक है, उधर है ना आप एक बेस लाइट लगा सकते हो, फ्लोर लाइट्स भी बहुत लोग बोलते हैं इसको, फ्लोर लाइट्स। वहाँ पे ये इतना सुपर्ब दिखता है ना, और इसको ना मोशन सेंसर पे रख दो। तो समझ लो आप रात को वॉशरूम के लिए उतरे हो, या आप तो आपको सारे लाइट्स ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप का मोशन पकड़ लेगा और आप आराम से निकल जाओगे। एकदम पीसफुल लगता है, बहुत मस्त लगता है। तो ये सारे कुछ आप सेटिंग्स कर सकते हैं। ये कुछ मिस्टेक्स है जो लोग इंस्टेंटली घर में आके करते हैं, तो इनको आप नहीं करना चाहिए। आप इसमें ज़्यादा बेटर तरीके से आप देख सकते हो। अगर आपका रोड साइड फेसिंग घर है तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको डबल साइडेड, डबल ग्लास या डबल कोटिंग जो होता है वैसा आपको विंडो लेना है, कि भाई साउंड प्रूफ हो जाए आपका घर, कि आपको ज़्यादा बेटर लगे। फिर ऐसे ना हाई क्वालिटी विंडो आपको ना मतलब डोर्स लेने हैं। जैसे मैं बताता हूँ, ये अभी ये मेरा डोर है, ठीक है, इसकी आप थिकनेस देखो, ये डोर इतना सुपर्ब है और ये प्योर वुड का है। अबाउट 40-45 केजीज का ये डोर है खाली। अब ये डोर के वजह से ना पूरे रूम का ना आउटलुक चेंज हो जाता है, एकदम साउंड प्रूफ रूम हो जाता है और बहुत ज़्यादा मस्त लगता है। तो वो आपको एक अच्छा लगेगा, आपको एक प्राइवेसी स्पेस मिलेगा अपने घर में, क्योंकि यूजुअली यही होता है ना कि हमारे जैसे मिलियनर्स जो होते हैं इन लोगों को प्राइवेट स्पेस मिलता नहीं है, लेकिन एक अच्छा डोर रहने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ और भी मिस्टेक्स जो आने वाले वीडियो में बताऊँगा।